ये गहाडीन ननेते सोनते तौ के वक्त में एक जहां दो बच्चे खेल रहे हैं, तभी उनकी मार्बल बाल उनके हाथ से गिरकर नीचे दूसरे फ्लाइट में पहुंच जाती है। जब वो बच्चे फ्लाइट के अंदर जाकर जैसे ही मार्बल बाल उठाते हैं तो सफ़ेद कपड़े पहने एक और आचीर से गिर जाती है। असल में वो काफ़ी देर पहले ही मर चुकी थी। इस सब के 4 साल बाद उसी बुरी औरत वाले फ्लाइट में एक फैमिली शिफ्ट हुई है, जिन्होंने ये फ्लाइट बैंक से लोन ले कर लिया है। बैंक का लोन उतारने के लिए दोनों हसबंद भाई तो कहाँ पे चले जाते थे और उनके पीछे घर पे रह जाती थी अंपायर, जो इस कपल की बड़ी बेटी है, जिसने घर पर रहकर अपने छोटे भाई डेविल और अपने दादाजी का ख्याल रखना होता था। अभी वो अपने भाई को कपड़े चुंगे करवा ही रहे थे तो अचानक उनके पास बैठे दादाजी खाई हो जाते हैं। घबराहट में वो अपने भाई को छोड़ के अपने दादाजी को ढूंढने में लग जाते हैं। दादाजी इस टाइम वॉशरूम में थे। इन्हें देखते हुए अंपायरों भी वॉशरूम के नशे ले जाती है और अचानक वॉशरूम के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसे चलाकर अपने मॉम डैड को बुलाती है। इसकी मोमदी दरवाज़ा खोलकर इसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर गाफिल के रूम में जाते हैं, जहां वो खिड़की से लटका हुआ था। अगर रिफिल गर्चा आता तो यकीनन ना बचता। इसके तहत अपनी वाइफ को खामोश कराते हुए जल्दी से जाकर राफिल को पकड़कर कमरे में ले आते हैं और पैनारों को डालना शुरू कर देते हैं। इन पैरों ने बता दिए हैं कि यहाँ दादाजी अजीब तरीके से गायब हो गए थे। फिर अचानक पोशरों के दरवाजे बंद हो गए और जब मैंने नीचे से देखा तो मुझे नीचे एक शैतानी बाव नजर आया। अंपायरों के मोहम्मद इसकी कोई बकवास नहीं सुनते और उसे ही डांट गई यहाँ से चले जाते हैं। सीन का ठोकर हमें अंपायर होके दूसरे भाई को दिखाया चाहता है, जिससे अपनी रूम की गेट के पीठ दूसरी बिल्डिंग से अटैच रेलिंग पे एक लीटर मिला है। इस लीटर पे एक लड़की का नाम लिखा था। अनबाइडू के भाई को लगता है कि शाहिद ने लड़की इससे दोस्ती करना चाहती है। वो भी अपना नाम लिखकर इस रेलिंग पे लगाकर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचाता है, पर काफी देर इस लड़की के वैगन में खड़ा रहता है जो ये लीटर लेगी। थक कर जैसे ही वो साइड पे होता है तो उसे दोबारा रेलिंग से आवाज आने लगती है। जब वो देखता है तो इस जगह एक और लीटर पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ राफिल अपने कमरे में ड्राइंग कर रहा था। आए इसमें तुम्हारा दोबारा अंपायर केदारची का ऐसे चले जाते हैं। अपने दादाजी को ढूंढने जाने से पहले पूर रिफिल को ये कह के गई थी कि यहाँ से हिलना मत, लेकिन इस के यहाँ से जाते ही लेफल को एक मार्बल बाल की आवाज आती है जो इस की रूम की बिल्कुल 3 बड़ा था। रिफिल जैसे ही स्मार्ट पर बाल को उठाता है तो उसे अपनी दूसरे कमरे से तेवाओ छने की आवाज आते हैं। तेवाओ पे एक बरही कार्टून उसे अपने बल्ला रही थी। रिफिल बेचारे को कुछ समझ नहीं आता, तो जैसे ही तेवाओ के करीब जाता है तो तेवाओ के अंदर से एक भूत या हाथ निकल कर उसे तेवाओ के अंदर कर लेता है। यहाँ दिखाया जाता है कि अंपायर को रूट पे घूमते हुए अपने दादाजी भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो लेकर जब घर आ रही होती है तो इसके दादाजी कहते हैं, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जो औरत है वो हम सबको मार डालेगी। इन बनू जबरदस्ती इन्हें लेकर घर आ जाती है, लेकिन घर आने पर इन्हें अब राफिल कहीं नहीं मिल रहा था। घबरा के ये लोग पुलिस में भी रिपोर्ट करवा देते हैं, जिसके बाद में बाहर हो के मोहम्मदी भी रिफिल को ढूंढने के लिए बाहर निकल चुके थे। अब अंपायर ही घर पे अकेले थी और तभी उसे एक फोन की आवाज आती है। जब फोन उठाते हैं तो फोन पे दूसरी तरफ राफिल था, पर राफिल से पूछती है तुम कहाँ हो, लेकिन खुद भी नहीं जाता था कि आखिर वो कहाँ है। फोन पे बात करते हुए ही अंपायरों को राफिल की आवाज पास कहीं एक फ्लाइट से आती है। वो फोन छोड़कर जल्दी से इस फ्लैट के पास जाकर उसे जोर जोर से खिड़काना शुरू कर देती है और ऊपर से उसी बिल्डिंग में रहने वाला एक दूसरा आदमी आकर अंपायर को बताता है कि ये फ्लैटस जालूम से नहीं खिला। अंपायरों के मोम डैड और इसका भाई भी आ चुके थे। वो उन सबको बताती है कि मुझे रेफरल की आवाज यहाँ से आ रही है। ये लोग सपलट काला खोल कर उसके अंदर चले जाते हैं। रिफिल को ढूंढते ढूंढते हैं अंपायर वो इस फ्लाइट के एक कमरे में आए, जहां से पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे का साया नजर आया। जैसे जैसे वो साये के करीब जाते रही वो साया बड़ा हो गया। इन बाहर वो जैसे ही पैदा हटाती है तो वहां एक चौड़े घड़ी थी। वो सिर्फ देखते ये डर चकी थी। उसके लंबे लंबे बार वो जोर जोर से
चीखें मार रही थी। अंपायरों की फैमिली इसे यहाँ अगर खामोश करवाने की कोशिश करती है और इसके तहत जब खिड़की के पीछे देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं था। खैर अगले दिन हमें देखा जाता है कि अंपायरों के मोम अपने काम पे थी और यहाँ पे कस्टमर के तौर पे एक पैरालिसिस औरत आती है जो अंपायरों की मांग को देखकर सीटे बचाने लग गई थी। अंपायरों के मोम को जरा अजीब लगता है। वो पास जाकर इस औरत से बात करने की कोशिश करती हैं और तभी यहाँ इस औरत की मोम भी आ जाती है जो इसे बताती है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती। ये पैरालिसिस औरत अपनी मुहिम को कुछ समझाते हैं। वो असल में इन फाइलों के घर में होने वाली सारी चीज अंपायरों की मोम को देखकर जा चुकी थी, उसीलिए इस पैरालिसिस औरत की मोम को एक कार्ड देती है और कहते हैं उसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी तरफ घर में आज दोबारा अंपायरों के बड़े भाई के पास दूसरी ब्लड उनसे 1 लीटर आया है। वो दूसरी बिल्डिंग की खिड़की को देखता है, एक वहां तो कोई भी नहीं था। वो फैसला करता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर चेक करेगा कौन इसे ये लेटर्स लिख रहा है। ये लड़का जैसे ही दूसरी बिल्डिंग में जाता है तो कोई लड़की उसे पीछे से गले लगा लेती है। लड़की के हाथ में कैंडल थी और सामने एक शीशा लगा हुआ था। ये लड़का जब शीशे में इस लड़की को देखने की कोशिश करता है तो इससे पता चलता है कि इस लड़की के पांव घोड़े हुए हैं। उसी वक्त पे ये चौधरी इस लड़के को मारने की कोशिश करती है पर यह लड़का पड़ी है खुशियां नहीं दिखाते हुए इस चुड़ैल को उठाकर दूर फेंकता है और यहां से भागते हुए अपनी जान बचा कर निकल आता है। यही इन पैरों को भी घर पर अब पीठ में डट हो रहा था। वो जब अपना पीठ चेक करती है तो इस के पीठ पे बहुत सारे निशान थे। वो इन निशानों को ज्यादा बोलर नहीं करती, इसे लगता है कि ये एनर्जी है वो अब कुछ सबसे निकल कर आई थी जिसे वो जब किचन में रखती चाहती है तो किचन की दरवाजे में से देखती है कि कोई अजीब सी करी जाए। उनके किचन में कुछ बल्ला रही है। वो जल्दी से दरवाजा खोल दिया है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके दादा है। अंदर शाह के चुप अपने दादा जी से बात कहती है तो इसके दादा अब उसके छोटे भाई यानी इज़राफिल की आवाज में इससे बात कर रहे थे। उसी टाइम पर दोबारा फोन रंग करता है। अंपायर वो जब दोबारा फोन उठाती है तो उसे राफिल की आवाज आ रही थी। पहले की तरह ये राफिल से बात करते हुए उसे रिफिल की आवाज पास की एक फ्लाइट से आ रही थी। वो फोन को ऐसे ही छोड़कर जल्दी से इस फ्लैट का दरवाजा खोलती है और फनाले उनका भाई उसे उसी फ्लाइट में मिल चुका था। इस अचीय वाकई से अब पूरे घर वाले डर चुके थे। रसल और अंपायर की मोम अपने हसबंदस कहती है बस अब और हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। कई आदमी कहता है नहीं, हमने इस घर को खरीदने के लिए बहुत सा बैंक लोन लिया है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। रात हो गई थी। अंपायर वो जैसे ही अपने कमरे के अंदर कदम रखती है तो उसी से क्यों इसके कमरे के इस आरे गेट के दरवाजे एकदम से बुत हो जाते हैं। यहाँ तक कि लुगत भी इस के कमरे की चली गई थी। वो जोर जोर से चलनाते हैं। उसके मोमदाद जैसे ही इस कमरे में आते हैं तो इन्हें नजर आता है एक बहुत बड़ा खौफनाक भूत या हाथ जो अंपायरों की तरफ बढ़ा था। उसके बाद अंपायरों को बचाकर पीछे कर लेते हैं और ये देखने के बाद उन लोगों को फनाले यकीन आ चुका था कि उनके घर में कोई यानी कोई बहुत रहता है। अब तो ये लोग इस घर में बिल्कुल ही रहने वाले थे। लेसन और अंपायरों की दीद उन सब को लेकर एक होटल में चले जाते हैं और पूरी रात के लोग की दुआएं करते हुए गुजार देते हैं कि वो इस आतिमा से बच जाएं जो उनके घर रह रही है। अगले दिन अनबईरू के मोम डैड को बैंक वाले बुलाकर ये बताते हैं कि आपको जल्द से जल्द बैंक का लोन वापस करना होगा, पैसों का इंतजाम करें। कि अंपायरों के दीद अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। वो पिछले 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गए थे, उसीलिए उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था। थक हार कर अब अंपायर और मोम इस पैरालिसिस लेडी के घर चाहती है जिसके वो हमने उसे एक कार्ड दिया था। अपने घर में होने वाली सभी चीजों के बारे में उनको बताती है जिस पर ये लेडीज कहती है कि हमें तुम्हारे घर होने वाली हर चीज के बारे में पहले ही पता था। वो अब उनके घर को देखने के लिए उनके साथ यहाँ आई थी जबकि अब अंपायर भी उनके घर में रहने वाले पिछले लोगों से मिलने के लिए गई थी। ये औरत बताती है कि जब हम लोग इस घर में रहते थे तो मेरी एक पूरी फैमिली थी। मेरा बेटा, इस पर हमें नहीं पता था
कि मेरा बेटा एक क्रास गैरेंडर है, इसे लड़का होने के बावजूद लड़की बनने का शौक था। उसी के गुस्से में इसके दीद हमेशा इस लड़के को बेसमेंट में बंद करके रखते थे, लेकिन वक्त गुजरा, इस लड़के की आदतें बदली नहीं, वो बिल्कुल औरतों की तरह हम बहुए करने लगा। उसके बेटे को मां बनने का शौक हो गया और उसी वजह से वो इस लड़के को वही बंद करके यहाँ आ गई और वो लड़का वही तरफ तरफ कर मर गया और तब से उसी की रूह वहां पर भटक रही है। यहाँ रेवनल होता है कि वो अपनी मां बनने की ख्वाहिश पूरा करने के लिए अंपायर के भाई को बार बार लतरस लेकर अपने पास बुलाती थी और उसने 2 मर्तबा मौका के बावजूद भी अफियारों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि अंपायर को परगनाते थे। अंपायर ही सबको जानने के बाद फौरन घर आती है जहां इसकी मोम इस पैनल असद रेडियो को लेकर आई हुई थी। वो आतिमा इस पहाड़ी के जिस्म के ऊपर कब्जा कर लेती है और उन सब को वो आने के लिए उनके ऊपर हमला करती है और तब ही अंपायर हो एक कागज का टपड़ा लेके उसको धमकी देती है कि अगर तुमने हम सब को नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। ये सुनकर वो आतिमा थोड़ी रेश होती है और अंपायर हो दोबारा उसे कहती है कि अगर तुम हम सबको छोड़ के यहाँ से नहीं गई, मैं इस बच्चे को मार दूंगी। मुझे पता है कि तुम ये बच्चा लेना चाहती हो। ये भूत या आतिमा अलिफुम यमोतियूनल हो चुकी थी। तब मौका पाते ही पायरो के दीद इस के ऊपर चढ़ते हुए उसे लेकर खिड़की से नीचे कूद जाते हैं, जिससे उनकी खुद मौत हो जाती है और भूत फिर भी नहीं मरता। जिनके बैठने के बाद उनके लाइफ इंश्योरेंस के सारे पैसे उनकी वाइफ यानी अंपायर वर्किंग मोम को मिलते हैं। इन पैसों से वो इसके आप बैंक का लोन पे करने के बाद अपनी फैमिली के साथ इस घर को छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं, जबकि वो आतिमा वहद अभी भी उसी घर की उसी कमरे में अभी तक बंद है, दिखाते हुए कि कहानी नहीं खत्म हो जाती है।